नमस्कार सभी लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो विद्यार्थियों आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम आपके मध्य में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं पुनः से हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आप सभी के लिए KVS, NVS, DSSSB, EMRS, UPTGT, PGT, LT, GIC, GDC सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे आपके लिए। कक्षा को एक बार लाइक कमेंट कर आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, और यदि आप आए हैं हमारे चैनल के ऊपर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी ऐसे ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ में। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने लिखा है देश की बात निबंध को? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है देश की बात। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द हैं। देखते हैं कौन से अविकारी शब्द हैं। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। अविकारी यानी जिसमें विकार कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो आप सभी का जवाब है विकल्प डी, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। यानी अविकारी शब्द कौन होते हैं? क्रिया विशेषण। फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण ये विकारी शब्द हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब विकारी शब्द हैं। जबकि क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक ये सब क्या है? अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं विद्यार्थियों जिनके रूप, लिंग, वचन, कारण के परिवर्तन हो जाता है। जबकि अविकारी वो होते हैं जहाँ परिवर्तन इनमें सब में नहीं होता है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वो हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। ये संवाद किसका है? चिंता, इड़ा, श्रद्धा, लज्जा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए। चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वो हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। तो ये संवाद किसका है? आपका सही जवाब विकल्प डी है, यानी लज्जा का ये संवाद है। फिर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य की जो है ये पंक्तियां हैं, कहाँ की हैं? कामायनी महाकाव्य की पंक्तियां हैं जो कि लज्जा सर्ग से हैं। 15 सर्गों का ये महाकाव्य है और लज्जा ये 6वां सर्ग है। लज्जा सर्ग की जो है अन्य महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं, कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी। फिर है झुक जाती मन की डाली अपनी फल भरता के डर में। अगली है इतना न चमत्कृत हो वाले अपने मन का उपकार करो। फिर अगली है उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कामायनी के लज्जा सर्ग की। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, कविता की जमीन और जमीन की कविता, कविता के नए प्रतिमान, आलोचना और विचारधारा। तो इसमें सबसे पहले कौन सी पुस्तक आएगी? इतिहास और आलोचना, अर्थात बी आएगा। फिर उसके बाद में कविता के नए प्रतिमान अर्थात डी आएगा। उसके बाद में दूसरी परंपरा की खोज यानी कि ए आएगा। फिर
कविता की जमीन और जमीन की कविता यानी कि सी आएगा। फिर आलोचना और विचारधारा यानी कि ई आएगा। तो ये आपका क्रम है, कूट है उत्तर के रूप में BDACE। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं विकल्प ए इसमें आपका सही जवाब है। फिर ये सभी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इतिहास और आलोचना, इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह की। कविता के नए प्रतिमान, इसका प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह की। दूसरी परंपरा की खोज, प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। किसने लिखा है? डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। कविता की जमीन और जमीन की कविता, बहुत ही शानदार रचना है, प्रकाशन है 1993 में, डॉक्टर नामवर सिंह जी। और इसके संपादक कौन है? आशीष त्रिपाठी जी। आलोचना और विचारधारा 2012 ईस्वी, डॉक्टर नामवर सिंह जी और संपादक रहे हैं आशीष त्रिपाठी जी। तो सभी ये रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और नामवर सिंह जी से भी एक आलोचना पुस्तक परीक्षा में अवश्य पूछी जाती है। फिर है डॉक्टर नामवर सिंह जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं को हम लोग देखते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी, छायावाद 1955 ईस्वी, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 ईस्वी, कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी, वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी। ये सभी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं यानी रचनाएं हैं नामवर सिंह जी की। नामवर सिंह जी की सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, आपको एक भी नहीं छोड़ना है, सबको याद में रखना है। फिर अगला है, नीचे दो कथन है, सही गलत की पहचान करनी है। तो क्या है? सबसे पहले गिरधर बहुब्री समास का उदाहरण है। तो आप सब जानते हो ये तो सत्य है, गिरधर, गिर को धारण किया है जिसने। तो ये क्या है? इसमें अन्य पद की प्रधानता है, बहुब्री समास है। फिर दूसरा है रामकृष्ण में तत्पुरुष समास है। तो रामकृष्ण में तत्पुरुष होता ही नहीं, यानी ये गलत है, राम और कृष्ण होगा इसका विग्रह, अर्थात द्वंद्व समास होगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। किसमें है पहला सही दूसरा गलत? आपका विकल्प सी में है, आपका ये सही उत्तर है। और इसका विग्रह हमने आपको बताया, गिरधर का विग्रह है गिर को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण जी। बहुब्री समास में तीसरे यानी अन्य की प्रधानता होती है, रामकृष्ण असत्य है ये। फिर बहुब्री समास के अन्य उदाहरण देखते हैं हम लोग, जितेंद्री, निर्जन, चक्रपाणी, कृतकार्य, दत्तधन, मिच बोला, लंबोदर, कनकटा इत्यादि। उसके बाद में द्वंद्व समास के उदाहरणों को हम लोग देखते हैं, राजा रानी, भला बुरा, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, रोना धोना इत्यादि। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्मृति आख्यान यानी संस्मरण की पुस्तकें इनमें कौन कौन सी हैं? संस्मरण को स्मृति आख्यान भी कहते हैं, ये भी आपको अपनी जानकारी में रखना है। तो इसमें कौन सी पुस्तक जो है आपकी संस्मरण है यानी कि स्मृति आख्यान है? तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें नंगा तलाई का गांव ये जो है संस्मरण है, और लौट अवधार ये भी संस्मरण है। फिर उसके बाद में याद हो कि ना याद हो ये भी क्या है? आपका संस्मरण है, और बाकी ये दोनों संस्मरण नहीं है। तो ACD आपका उत्तर के रूप में सही जवाब माना जाएगा, जो कि संस्मरण है नंगा तलाई का गांव, लौट अवधार, याद हो कि ना याद हो। ACD किसमें है? विकल्प ए में आपका उत्तर है ये। उसके बाद में लौट अवधार दूधनाथ सिंह द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन हुआ है 1995 ईस्वी में। महत्वपूर्ण रचना है ये, याद हो कि ना याद हो, काशीनाथ सिंह जी की रचना है, इसका प्रकाशन है 1992 ईस्वी में। नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है, प्रकाशन वर्ष है 2004 ईस्वी में। और सभी ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए बिल्कुल अपने दिमाग में रखना ही है। फिर है मुखड़ा क्या देखें। मुखड़ा क्या देखें 1996 में ये अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का प्रकाशित उपन्यास है। फिर है गोलमेज, ये अरुण कमल जी की
क्या है? आलोचनात्मक निबंध एवं टिप्पणियों पर आधारित पुस्तक है गोलमेज, किसकी? अरुण कमल जी की। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर आपका अगला प्रश्न है सत्य कथन है। इनमें से सत्य कथन हम लोगों को विचार करने हैं। देखेंगे हम लोग कौन कौन से सही हैं। वैदर्भी रीत में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है, तो ये बात क्या है आपकी? ठीक नहीं है। दूसरा कथन है भरत के नाट्यशास्त्र में रीत के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। भरत की जो नाट्यशास्त्र रचना है उसमें रीत के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सही है। अगले कथनों को हम लोग देखते हैं। वामन ने रीत के 5 प्रकार माने हैं। वामन ने रीत के 5 प्रकार माने हैं। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, शौरसेनी, लाटी, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर अगला है कुंतक ने रीत को मार्ग कहा है। क्या कहा है? कुंतक ने रीत को मार्ग कहा, यह भी बात सही है। अगला है भोज ने अवंतिका और मागधी नामक दो नई वृत्तियों की उद्भावना की है। किसने? भोज जी ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है, तो ये भी बात सही है। यानी आपका जो सही कथन है बी, डी और ई, 3 बातें सत्य हैं। उत्तर हम देख लेते हैं किसमें है। विकल्प डी में भी, डी आपका जवाब है ये। उसके बाद में रीति संप्रदाय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, भामा और दंडी के अनुसार 2 रीतियां हैं, गौड़ी और वैदर्भी। भामा और दंडी ने 2 रीतियां मानी हैं, गौड़ी और वैदर्भी। वामन ने 3 रीतियां मानी हैं, गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली। लाटी नामक रीत की उद्भावना कौन? रुद्रट मानते हैं। मम्मट वैदर्भी रीत को उपनागरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्मट वैदर्भी रीत को उपनागरिका कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है। मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? बावन की डीह का, शहीद स्मारक का, भारत माथा का थान, चेथरिया पीर का। मैला आंचल उपन्यास के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया था? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, यानी कि चेथरिया पीर का जो है नाम दे दिया था। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित उपन्यास है मैला आंचल। यहाँ से भी हर परीक्षा में प्रश्न तो बनना ही है। और बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने चेथरिया पीर का स्थान यानी रूप दे दिया था। उसके बाद में ये जो मैला आंचल उपन्यास है इसका प्रकाशन कब होता है? 1954 ईस्वी में। ये बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर केंद्रित उपन्यास है। फुलिया, आभारानी, मंगला देवी, कमला कमली, लक्ष्मीदासिन, रमपिरिया, फुलमतिया, इसमें जो है स्त्री पात्र हैं ये सब मैला आंचल उपन्यास में। और उसके साथ में बहरा चतरू, बिरंची दास, बावन दास, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद ठाकुर, ठाकुर राम कृपाल, कालीचरण बालदेव, प्रशांत इसके जो है पुरुष पात्र हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? किस स्थान को लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? दाक्षिणात्य, गौड़ देश, और आगे के विकल्प हैं उज्जैनी और स्थाणवीश्वर। तो किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प बी, गौड़ देश के लोग। और ये बात किस स्थान पे कही जा रही है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, वहाँ से ये बात उठाई गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और बड़ा ही अच्छा सा ये निबंध है। इस निबंध की मुख्य बातें, कुछ लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा था। जातियां इस देश में अनेक आईं, लड़ती झगड़ती भी रहीं, फिर भी प्रेम पूर्वक बस गईं। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। ये बातें इसी नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में आई हैं। हम लोग बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है हम लोगों को, और सभी घटनाएं ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। यहाँ से भी कई बार
प्रश्न बने हैं और आगे भी बनेंगे। क्या है ये? आर्य समाज, आनंद मठ, गीतांजलि, विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन, ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष, ये सब बातें हैं। इनको हम लोगों को घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा इसमें घटनाक्रम हुआ है? आप सब जानते हो, ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष यानी कि ई आएगा। फिर आपका आता आर्य समाज का स्थापना वर्ष यानी कि ए आएगा। फिर आप आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष यानी कि बी आएगा। फिर विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन यानी कि डी आएगा। उसके बाद गीतांजलि का प्रकाशन यानी कि सी आएगा। तो ई, ए, बी, डी, सी ये आपका क्रम उत्तर के रूप में माना जाएगा। हम लोग देखते हैं कौन सा सही जवाब है इसमें। तो आपका सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? विकल्प सी सही जवाब माना जाएगा। कौन सा? विकल्प सी कूट के रूप में आपका उत्तर होगा। अब हम लोग देखते हैं इनके प्रकाशन वर्ष को, जिस अनुसार ये उत्तर सही हुआ। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ की है? कलकत्ता में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ की है? मुंबई में। आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी में। किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन कब हुआ है? 1893 में। कहाँ हुआ है? शिकागो, अमेरिका में। गीतांजलि का प्रकाशन है 1910 ईस्वी। किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। हिंदी नवजागरण से संबंधित अन्य बातें। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 में कलकत्ता में होती है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में होती है। फिर वेद समाज की स्थापना 1864 में। कब होती है वेद समाज की स्थापना? 1864 ईस्वी में श्री धरलू नायडू के द्वारा मद्रास यानी कि चेन्नई में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा मुंबई में होती है। तो ये सभी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का अर्थ क्या है? हिलती हुई सिल, फिसलने लायक, प्रकाश युक्त, सुनहरी। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, तो यहाँ पर सिलहली का अर्थ क्या होगा? आपका उत्तर होगा इस प्रश्न का कौन सा? विकल्प बी यानी फिसलने लायक। सिलहली शब्द का अर्थ क्या है? फिसलने लायक। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र पर कोई पुस्तक नहीं लिखी है? नहीं पूछा जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग किसने लिखा है, किसने नहीं लिखा है। राममूर्ति त्रिपाठी जी ने लिखी है, भोलाशंकर व्यास ने लिखी है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। और किसने नहीं लिखा है काव्यशास्त्र की पुस्तक? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी, रामविलास शर्मा जी ने काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि रस मीमांसा पुस्तक में काव्यशास्त्री विवेचन किया है। राममूर्ति त्रिपाठी जी ने रस विमर्श काव्यत्व विमर्श में काव्यशास्त्री विवेचन किया है। भोलाशंकर व्यास ने ध्वनि संप्रदाय, भारतीय साहित्य शास्त्र तथा काव्यालंकार जैसी काव्यशास्त्री पुस्तकें लिखी हैं। और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की पुस्तकों को हम लोग देखते हैं, इन्होंने काव्यशास्त्र पर कोई पुस्तक नहीं लिखी है, लेकिन आलोचनात्मक इनकी पुस्तकें बहुत सारी हैं जो कि सभी की सभी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा विज्ञान पर भारत की भाषा समस्या, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, और भी बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है।
कथन किसके बारे में है? जिल्द साज, बाग का माली, हल चलाने वाला, भेड़ चराने वाला। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। ये कथन किसके बारे में है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, भेड़ चराने वाले के बारे में। और ये जो कथन है विद्यार्थियों, कहाँ से लिया गया है? सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंध मजदूरी और प्रेम से। मजदूरी और प्रेम जो इनका निबंध है, बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साध होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण अंश है उस निबंध का। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साध होते हैं। हल चलाने वाले की हवनशाला क्या है? खेत है। फिर इस निबंध के कुछ उपशीर्षक दिए गए हैं, उसे हम लोग जान लेते हैं। हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। उसके बाद में बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। ये कथन किस कविता में है? नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, पटकथा। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। और ये कथन किस कविता में है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? आपने जवाब दिया है अपना विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी नक्सलबाड़ी कविता का कथन है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा रचित कविता नक्सलबाड़ी है। किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल की कविता है नक्सलबाड़ी। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, सहसा तुम कहोगे, और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर। उसके बाद में सुदामा पांडे धूमिल ये समकालीन कवि हैं। किस प्रकार के समकालीन कवि हैं? संसद से सड़क तक 1972 में, कल सुनना मुझे तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनके बड़े ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। और धूमिल जो की चर्चित कविताओं को हम लोग देखेंगे, कुत्ता, रोटी और संसद, नक्सलबाड़ी, मोचीराम, जनतंत्र के सूर्योदय में, प्रजातंत्र के विरुद्ध, अकाल दर्शन, किस्सा जनतंत्र, सच्ची बात, शब्द जहां सक्रिय हैं। और जब धूमिल की बात आती है विद्यार्थियों, तो इनकी ये सभी कविताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपके लिए और आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। कुत्ता, रोटी और संसद, नक्सलबाड़ी, मोचीराम, जनतंत्र के सूर्योदय में, प्रजातंत्र के विरुद्ध, अकाल दर्शन, किस्सा जनतंत्र, सच्ची बात, शब्द जहां सक्रिय हैं। तो ये महत्वपूर्ण कविताएं हैं धूमिल जी की। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। यानी क्या है? नामकरण है और वर्ण है। तो सबसे पहले क्या है? आपका जा दिया गया है, यानी कि महाप्राण, इनमें से ध्वनि कौन सी है? वर्ण आपके सामने है, उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, पूछा जा रहा है। तो इनमें महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो वो है खा, आपकी महाप्राण ध्वनि। फिर घोष ध्वनि कौन सी है? तो घोष ध्वनि है जा। उसके बाद में आपका है पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो आप सब जानते हो ला पार्श्विक व्यंजन है। और लोड़ित व्यंजन कौन सा है? तो वो है आपका रा। महाप्राण खा, घोष ध्वनि जा, पार्श्विक व्यंजन ला और लोड़ित व्यंजन है रा। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट कौन सा आपका सही होगा? तो आपका विकल्प सी इसमें सही जवाब इस प्रश्न के लिए आपका माना जाएगा। फिर जो है अन्य महत्वपूर्ण ध्वनियों को हम लोग देख लेते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? खा, घा, छा, झा, ठा, डा, था, धा, फा, भा, शा, शा, सा, हा। ये सब महाप्राण ध्वनियाँ हैं। फिर अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं, का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, डा, आड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा, या, रा, लावा। ये सब क्या हैं? आपकी अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं। और रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है।
और निश्वास के समय जिह्वा के बगल से निकलने वाली ध्वनि को पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। किसको? निश्वास के समय यानी श्वास निकलने के समय जिह्वा के बगल से निकलने वाली ध्वनि को पार्श्विक कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इस आज के महत्वपूर्ण सत्र को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको अपनी आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। सेशन को लाइक करिए और कक्षा को हाइप जरूर आप लोग किया करिए। हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को रोज वॉच करते हैं। मिलेंगे आप सभी को नए मॉडल पेपर के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।